शिंजी को कॉन्फ्रेंस रूम में दिखाया जाता है जहां पर रिपोर्टर उसे सवाल पूछने लगते हैं। सिंग्राम इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स केस को लेकर शक जताया जा रहा है कि एफ क्लास हंटर की इंटेंशनल रनवे की वजह से ये सब हुआ था। इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? शिंजी जवाब देता है, जो मैंने वहाँ अपनी आंखों से देखा वो इन बातों से बिल्कुल अलग था। रिपोर्टर ये सुनकर पूछने लगते हैं, क्या आप भी वहाँ पर मौजूद थे? शिंजी जवाब देता है, वहाँ जाना मेरा पर्सनल डिसीजन था, उसका एराहोन से कोई भी लेना देना नहीं है। फिर रिपोर्टर पूछने लगते हैं, वहाँ आखिरकार हुआ क्या था? रेड में शामिल ज़्यादातर लोग मारे गए। क्या हंटर शिंजी उस नुकसान को कम नहीं कर सकते थे जो पहले हो चुका था? शिंजी जवाब देते हैं, मैं वहाँ उम्मीद से ज़्यादा देर से पहुँचा था। खराब परिस्थिति और प्रॉपर गाइडिंग की कमी की वजह से मुझे देरी हो गई थी। जब तक मैं वहाँ पहुँचा तब तक स्थिति पहले ही बिगड़ चुकी थी। एक इतना पावरफुल वेरिएंट जो आमतौर पर इतने छोटे गेट में नहीं दिखाई देता, उसके वहाँ होने की मुझे भी कोई भी उम्मीद नहीं थी। जो हंटर वहाँ से बचकर निकलने की कोशिश कर रहा था उसने भी अपनी जान जोखिम में डाल दी। इसी वजह से उसने अपनी एबिलिटी ज़रूरत से ज़्यादा ही इस्तेमाल कर ली थी। बाकी हंटर्स दूसरे म्यूटेंट से बचने की कोशिश कर रहे थे और इसी कारण बहुत सारे विक्टिम्स मारे गए। ये सारी खबरें पूरे देश में के लोग सुन रहे थे। शिंजी आगे के बोलता है, काश मैं थोड़ा जल्दी से पहुंच चुका होता तो शायद मैं एक और पर्सन को बचा सकता था। मैं पूरे सिंसियर हार्ट से उन हंटर्स के लिए कॉन्डोलेंस प्रकट करता हूं जिन्होंने इंसानियत के अंत तक लड़ाई की। आज हम सब यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ उन्हीं के सेक्रीफाइस के कारण ही खड़े हैं। एंड एज वन ऑफ देम इरावॉन रिकवरी डैमेज की पूरी कॉस्ट और विक्टिम की फैमिलीज को कंपनसेशन देने के लिए फुल सपोर्ट देगा ताकि लोग उनके सेक्रीफाइस को याद रख सके। मुझे ये उम्मीद है कि सर्वाइवर्स की ग्रेटिट्यूड और हमारी अपोलॉजीज उन तक किसी न किसी तरह से पहुंच जाएगी। लेकिन अभी भी कुछ लोग हैं जिन्हें इस सब की जिम्मेदारी लेनी चाहिए। अवेकनिंग हेडक्वार्टर्स की इस केस में इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। इतना ताकतवर म्यूटेंट वेरिएंट गेट में मौजूद था और इन जानकारी को अवेकनिंग हेड ऑफिस ने कॉन्फिडेंस रखा हुआ था। ये सच है कि जिसे दशकों से जानबूझकर छिपाया जा रहा है। ये एक पुरानी घटना से जुड़ी कहानी है। मुझे समाज के सामने इसकी सच्चाई बतानी ही होगी और जो कुछ भी हुआ उसकी जिम्मेदारी लेनी होगी। इधर हेड ऑफिस के कमांडर शिंजी की बातें सुनकर चिढ़ जाते हैं और वो गुस्से से बोलने लगते हैं, ये किड सच में पागल है। उधर रिपोर्टर लगातार सवाल पूछने लगते हैं, जानबूझकर छिपाने से आपका क्या मतलब है? आपके बयान की असली मतलब क्या है? क्या ऐसा नुकसान पहले भी हो चुका है? इस इंसिडेंट का अवेकनिंग हेडक्वार्टर से क्या संबंध है? ये सारे सवाल रिपोर्टर पूछने लगते हैं। इतने सवाल देखकर शिंजी मन ही मन में मुस्कुराने लगता है और सोचता है, आखिरकार सारे के सारे कार्ड खुल गए। कोरिया का स्ट्रॉन्गेस्ट हंटर इरावॉन, सालों से इकट्ठा की गई सारी इन्फॉर्मेशन, आखिर में अंतिम जोकर युंजी। अब हम पूरी तरह से तैयार है गेट में जाने के लिए और उसके अंदर जाकर उसे ढूंढने के लिए, उस मॉन्स्टर को पकड़ने के लिए। अब आप क्या करेंगे मिस्टर कमांडर? क्या अब हमें मिलकर इस हॉरिफाइंग गेट को खत्म नहीं कर देना चाहिए? रिपोर्टर पूछते हैं कि जो भी 13 साल पहले हैंगनान ब्रिज में इंसिडेंट हुआ था, क्या इसके पीछे भी यही मॉन्स्टर थे? उसका उस समय के फिनोमिनॉन से क्या संबंध है? शिंजी उसे देखकर जवाब देता है, मैं उसका जवाब नहीं दे सकता हूँ क्योंकि मैं हेड ऑफिस का हिस्सा नहीं हूँ, लेकिन मैं इतना जरूर कह सकता हूँ कि अवेकनिंग हेडक्वार्टर्स पहले से ही इसका जवाब जानता है। यहीं पर दिखाया जाता है कि युंजी भी उसकी सारी की सारी न्यूज़ टीवी पर देख रहा था। फिर सीन चेंज होता है और युंजी के छोटे से अपार्टमेंट में, छोटे से रूम में दिखाया जाता है जहाँ वो कॉफी पी रहा था और इमेजिन कर रहा था कि उसका बड़ा भाई भी उसके साथ बैठा है, मुस्कुराते हुए उससे बातें कर रहा था। उसका भाई उससे कहता है, तुम यूजुअली कॉफी नहीं बनाते हो और तुम्हें इसका टेस्ट भी नहीं पता है, फिर भी तुमने इसे बहुत ही अच्छी तरह से बनाया है। युंजी कॉफी पीते पीते जवाब देता है, ऑफ कोर्स किसी ने मुझे सिखाया है। फिर दिखाया जाता है कि बचपन में उसका बड़ा भाई हमेशा हंटिंग पर जाने से पहले उसके लिए कॉफ़ी लेकर आता था और वो साथ में बैठकर कॉफ़ी पीते थे। युंजी अपने भाई से पूछने लगता है, क्या हम सब दोबारा से फिर से मिलेंगे? फिर उसे शिंजी की कही हुई बातें याद आती है जहाँ पर शिंजी ने कहा था कि युंजी को उसके साथ गेट के अंदर जाना होगा और उसे फॉलो करना होगा। युंजी मन ही मन में सोचने लगता है, मैंने बहुत सारी रेड्स को फॉलो किया है लेकिन मैंने कभी भी गेट के अंदर कदम नहीं रखा है। मुझे नहीं पता है कि हंटर्स उस एक्सपीरियंस को कैसे महसूस करते होंगे। यहाँ तक कि सबसे एक्सपीरियंस्ड हंटर भी एक बार गेट के अंदर जाने के बाद फिर से गेट के अंदर कदम नहीं रखना चाहते हैं। अगर कोई उस एप्स में घुस जाए तो या तो वो मर जाता है या फिर गेट से भागने की कोशिश में गायब हो जाता है। आखिर उस ब्लैक होल के अंदर है क्या? तुम मेरे जैसे गाइड्स को वहाँ पर ले जाकर करना क्या चाहते हो? क्या मुझे उससे सीधे पूछ लेना चाहिए ये सारे सवाल? लेकिन मेरे पास और कोई ऑप्शन नहीं है। फिर वो हेवन में बैठे हुए जीसस से प्रार्थना करने लगता है, फादर इन हेवन, मुझे हमेशा इविल से बचा कर रखना। और फिर सोचने लगता है कि ऐसा कोई गॉड नहीं होता है जो ऐसी प्रेयर सुने जिसे तुम ठीक से याद भी नहीं कर सकते हो। तभी उसके अपार्टमेंट के बाहर एक लग्जरियस कार आकर खड़ी हो जाती है और वो हॉर्न बजाती है। जैसे ही युंजी हॉर्न की आवाज़ सुनता है वो हल्का सा फ्लिंच करता है। फिर वो उठकर अपनी इमेजिनेशन
इमेजिनेशन में मौजूद अपने भाई को कहने लगता है आई विल बी राइट बैक ह्यूंग, और अपना बैग उठाकर वहां से कार की तरफ जाने लगता है और जाते जाते एक और फिर से भगवान से प्रार्थना करता है प्लीज सेव मी फ्रॉम इविल थिंग्स। बाहर दिखाया जाता है जहां पर युंजी उस व्यक्ति के पास चला जाता है जो उसे पिक करने आया था। उसने ब्लैक जैकेट पहनी हुई थी और वो युंजी की ओर देखकर पूछता है क्या आप ही ब्योंग युंजी है। युंजी हल्का सा बो करता है और वो आदमी खुद को इंट्रोड्यूस करते हुए बोलता है आई एम जो तियान फ्रॉम इरावोन। तो उस व्यक्ति का नाम जो तियान होता है और फिर जो तियान युंजी की ओर देखता है बोलता है क्या यही तुम्हारा लगेज है। वो इतना कहकर उसका बैग लेने की कोशिश करता है, तभी गलती से उसका हाथ युंजी के साथ टच हो जाता है। जैसे ही दोनों का टकराते हैं जो तियान तुरंत उसके हाथ पर स्लैप मारता है और उसे खुद से दूर करता है और फिर बोलता है मुझे गाइड के टच से नफरत है, बी केयरफुल, और मैं आगे से मैं भी ध्यान रखूंगा। यहीं चुपचाप कार के अंदर युंजी बैठ जाता है। वो अपने लाल पड़े हाथ को धीरे धीरे रब करता है और मन ही मन में सोचने लगता है हाथ पर एक स्लैब कोई बड़ी बात नहीं है, मैं इसे संभाल सकता हूँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। कुछ ही देर में वो इरावोन बिल्डिंग तक पहुंच जाते हैं। वो एक बेहद विशाल और लग्जरियस बिल्डिंग थी। तभी एक व्यक्ति आता है और जो तियान को ग्रीट करते हुए बोलता है डिप्टी डायरेक्टर जो तियान प्लीज कम इन। और युंजी को दिखाया जाता है जो उस विशाल इरावोन बिल्डिंग को देखता है और शॉक्ड हो जाता है। जो तियान उसे फॉलो करने के लिए बोलता है। वो दोनों बिल्डिंग के अंदर एंटर करते हैं। अंदर की पूरी बिल्डिंग बेहद लग्जरियस और ग्रैंड लग रही थी। उसे देखकर युंजी मन ही मन में सोचने लगता है एलाइड ग्रुप जो म्यूटेंट से लड़ने और गेट को बंद करने के लिए बना है। हालांकि हम सब एक ही हंटर्स की दुनिया में रहते हैं, लेकिन मेरी पिछली जिंदगी की तुलना इससे कैसे हो सकती है। शायद यहाँ पर मौजूद सभी लोग हाई लेवल अवेकन्ड है। इन सबको गाइडिंग की जरूरत पड़ेगी और भले ही मैं इस व्यक्ति को नहीं जानता हूँ। वो जो तियान की ओर देखकर सोचने लगता है, लेकिन मैं बता सकता हूँ कि वो इस जगह का सबसे ऊपर के लोगों में से एक है और वो शिंग भी इसके साथ ही हाई लेवल पर काम करता है। युंजी जो तियान से पूछता है हम कहाँ पर जा रहे हैं। जो तियान जवाब देता है कि हम सीधा शिंजी के पास जा रहे हैं। युंजी फिर पूछता है क्या उसने आपको इसलिए भेजा है क्योंकि वो बिजी था। जो तियान कहता है वो पहले बिजी था लेकिन अब वो फ्री है, सुबह से अवेकेंड मैनेजमेंट हेडक्वार्टर के साथ बिजी है। युंजी तुरंत पूछता है इफ इट वाज द सेंटर, क्या वो उसी केस से रिलेटेड था या उन्होंने उस म्यूटेंट की पहचान कर ली। मेरा भाई कैसा है। वो लगातार क्वेश्चन पूछने लगता है। जी तुआंग ठंडी आवाज में बोलता है मैं तुम्हारे सारे के सारे क्वेश्चन का आंसर देने के लिए ऑब्लिज्ड नहीं हूँ और अगर मैं एक्सप्लेन भी कर दूं तो मुझे नहीं लगता है कि तुम समझ पाओगे। युंजी उसकी ओर देखकर कहता है मैं समझूंगा या नहीं इसका फैसला मुझे करने दीजिए। लेकिन तभी जी तियान उसके बहुत ही ज्यादा करीब आता है और उसके ओर घूरते हुए देखकर बोलने लगता है राइट ब्योंग युंजी, ऐसे बिहेव करो जैसे तुम्हारा कोई अस्तित्व ही नहीं है। कोई बेवकूफ़ी मत करना और जो कहा जाए सिर्फ वही करना। आखिर में जो भी होगा उसका बोझ सिर्फ और सिर्फ तुम पर ही पड़ेगा। इतना कहकर वो आगे जाने लगता है। युंजी भी चुपचाप उसका पीछा करता है। फिर वो दोनों एक रूम के अंदर एंटर करते हैं जहां पर शिंजी मौजूद था। शिंजी मुस्कुराते हुए युंजी की ओर देखकर कहता है हेलो माय गाइड। फिर वो जो तियान की ओर देखकर हल्की मुस्कान के साथ बोलता है इसे मैं अपना गाइड कहूँ या हमारा गाइड कहूँ। जी तियान बिना एक्सप्रेशन के साथ जवाब देता है जो तुम कहना चाहते हो तुम इसे बुला सकते हो। फिर शिंजी युंजी से पूछता है रास्ते में सब ठीक रहा ना। जो तियान जवाब देता है सब कुछ ठीक रहा, कुछ भी ऐसा खास नहीं हुआ है। तभी शिंजी की नजर युंजी के हाथ पर चली जाती है। जी तियान के स्लैब की वजह से पूरी तरह से लाल हो चुका था। वो उस हाथ की ओर देखकर हल्का स्मिर करता है और जी तियान से पूछता है इसका अच्छे से ध्यान रखो, इसे ढूंढने में काफी ज्यादा मुश्किल उठानी पड़ी है। युंजी तुरंत अपना हाथ छुपाने की कोशिश करने लगता है। जी तियान जवाब देता है नेक्स्ट टाइम से मैं केयरफुल रहूंगा। फिर शिंजी की नजर वापस युंजी पर टिक जाती है। वो उसे देखते हुए कहता है टेक इट ऑफ। युंजी कंफ्यूज होकर उसकी ओर देखने लगता है। तभी शिंजी मुस्कुराते हुए कहता है मैं तुम्हारी बॉडी का पूरा यूज करने वाला हूँ और मैं ये भी मेक श्योर करना चाहता हूँ कि तुम्हारी बॉडी कहीं पर डिफेक्टिव तो नहीं है, सो टेक इट ऑल ऑफ। युंजी शॉक्ड होकर उसकी ओर बस देखता रहता है। लेकिन शिंजी फिर कहता है याद है ना कि तुम्हें मेरी हर एक बात को मानना पड़ेगा। अगर तुम मानोगी नहीं तो तुम्हारी ब्रदर का जीवन खत्म हो सकता है। तुम अपने भाई को जिंदा देखना चाहते हो तो तुम्हें मेरी हर एक बात माननी होगी। अपने भाई को याद करते ही युंजी कांप जाता है। वो हिम्मत से अपना बैग नीचे फेंक देता है और धीरे धीरे अपने क्लोथ उतारने लगता है। वो अपनी शर्ट उतार कर उसके सामने खड़ा हो जाता है, लेकिन शिंजी उसे ऊपर से नीचे देखता है और स्मिर करते हुए कहता है पैंट्स भी उतारो। ये सुनकर युंजी और भी ज्यादा शॉक्ड हो जाता है, लेकिन उसके पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं होता है। आखिरकार वो अपने सारे क्लोथ्स उतार देता है और शिंजी बस चुपचाप उसकी ओर देखता रहता है। शिंजी युंजी के शरीर को देखकर कहता है बाहर से तो सब कुछ ठीक लग रहा है, तुम्हें कोई बीमारी तो नहीं है।
युनजी सीधे उसकी आंखों में आंखें डालकर जवाब देता है, अगर होगी तो क्या तुम मुझे वापस भेज दोगे? शिनजी हल्का सा मुस्कुराता और कहता है, अच्छा जवाब दिया, लेकिन अब जब मैं तुम्हें यहाँ पर लेकर आ गया हूँ तो तुम्हें इस्तेमाल करने का समय आ गया है। इतना लंबा सफ़र तुम्हारे लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गया होगा, इसलिए नीचे बैठ जाओ। युनजी मना करते हुए बोलता है, नहीं मैं नीचे नहीं बैठूंगा, लेकिन जी तुआन जल्दी से उसे पकड़कर जबरदस्ती घुटनों के बल नीचे बिठा देता है। शिनजी उसके बहुत ज़्यादा करीब आ जाता है और उसे असहज तरीके से परेशान करने लगता है। युनजी का फेस पकड़ता है और फिर युनजी को बोलने लगता है, तुम आज तक कितने लोगों के साथ रहे हो और क्या तुम आज से पहले किसी आदमी के साथ रिलेशनशिप में रहे हो? ये सब किया है। मैं बेट लगाता हूँ कि तुमने कभी भी इस तरह की चीज़ें एक्सपीरियंस नहीं की होगी, क्योंकि तुम हमेशा अपने भाई का ख्याल रखने में बहुत ज़्यादा बिजी रहते हो। अगर तुम जवाब ना भी दोगे तो भी मुझे तुम्हारे एक्सप्रेशन से सब कुछ पता लग जाएगा। बोलने के बाद वो अपनी फिंगर को उसके माउथ के बाहर निकालता है और युनजी को बोलता है, क्या तुम स्मोक करना चाहते हो? और फिर सीधा युनजी के माउथ में सिगरेट को डाल देता है और उसे स्मोक करने के लिए बोलने लगता है। स्मोक की वजह से युनजी जोर जोर से खांसने लगता है। तो बोलता है, आई हेट इट, मुझे ये जरा भी पसंद नहीं आया। शिनजी बोलता है, तुम्हें ये पसंद नहीं आया, तुम इससे नफरत करते हो, लेकिन ये बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग हो सकता है और ये बहुत ज्यादा मजेदार भी बन जाता है। और इतना बोलने के बाद वो उसे किस करने लगता है। यहीं पर जियोंगत्यान को दिखाया जाता है जो पीछे से युनजी को पकड़ रहा था। उसके सामने ही शिनजी ये सारी चीजें कर रहा था, उसे किस कर रहा था। युनजी गुस्से के साथ बोलता है, मैं तुम्हें मार डालूंगा, आई विल किल यू। शिनजी उसकी ओर स्मिर करते हुए देखता है और बोलता है, तुम फिर से इस तरह की लैंग्वेज यूज करने लगे हो। जियांग को बोलने लगता है कि क्या तुम सिर्फ बैठे बैठे ही देखते रहोगे, मेरी हेल्प नहीं करोगे? जी तुआंग फिर गाइड युनजी को पकड़ता है और फिर उसे बोलता है, गाइड युनजी रिलैक्स, मैं और ज्यादा देर तक ये सारी चीजें नहीं करना चाहता हूँ, इसलिए चुपचाप बैठे रहो बिना फाइट किए। और इतना बोलने के बाद युनजी को टच करने लगता है। युनजी की ओर देखकर बोलने लगता है, मैंने सुना है कि जो इसका पहले एस्पर था वो इसका अपना ही रियल भाई था, जिसके साथ वो गाइड के रिलेशनशिप में था। शिनजी जियोंगत्यान की ओर देखकर बोलता है, आखिरकार इसका इससे क्या लेना देना है? जब अवेकंट और गाइड के बीच में आता है तो फैमिली का कुछ भी लेना देना नहीं होता है। जब तुम गाइड के ऊपर नजर डालते हो तो फैमिली दूर दूर तक नहीं दिखाई देती है, और तुम तो इन सारी चीजों को मुझसे भी ज्यादा अच्छी तरीके से जानते हो, राइट? ये सुनकर जियोंगत्यान थोड़ा निराश हो जाता है, गुस्से में आ जाता है। फिर वो शिनजी की ओर देखकर बोलता है, आज थोड़ा इजी रहना। शिनजी बोलता है, आखिरकार इसका तुम्हारे साथ क्या लेना देना है? तो जियोंगत्यान बोलता है कि हिंसू ने बोला था कि वो गाइड के साथ आज मिलना चाहता है, इसलिए अच्छा रहेगा कि गाइड के साथ फर्स्ट इंप्रेशन ज्यादा बेहतर रहे सभी का। लेकिन शिनजी अभी भी युनजी को टॉर्चर किया जा रहा था, उसे टच किया जा रहा था। इस डर के कारण जियोंगत्यान की ओर देखता है और कुछ देर बाद जियोंगत्यान अपने सामने इतने सारे इंटीमेट सीन होते हुए देखकर खुद को कंट्रोल नहीं कर पाता है और युनजी को किस करता है। जैसे ही जो तियांग शिनजी को किस करता है वो दूर होता है और फिर थूकने लगता है। शिनजी जियोंगत्यान को इस तरह से बिहेव करते देखकर बोलता है, तुमने ही मुझसे कहा था कि गाइड की वजह से बीमार मत पड़ जाना। सुनकर जियोंगत्यान शिनजी से माफी मांगते हुए बोलता है, आई एम रियली सॉरी। देर बाद शिनजी खड़ा हो जाता है और बोलता है, आज के लिए इतना काफी है। फिर वो जी तुआन को आदेश देता है कि किसी को बुलाओ और इसे साफ करवाओ, इसके लिए कमरा तैयार करो और इसके लिए अच्छे कपड़े भी दिलवाओ। अब ये एरा 1 टीम 1 का एक्सक्लूसिव गाइड है। यहीं पर पता चलता है कि युनजी सिर्फ शिनजी का नहीं बल्कि पूरी टीम 1 का गाइड बनने वाला था। फिर युनजी के साथ हुआ था वो पूरी तरह से बेहोश हो गया था। शिनजी के जाने के बाद जी तुआन युनजी पर अपना जैकेट डाल देता है और उसकी बॉडी को ढका देता है। फिर वो किसी को कॉल करके मदद के लिए बुलाता है। फिर वो अपना हाथों की ओर देखता है जहाँ पर बहुत सारे कट मार्क्स थे, लेकिन वो नोटिस करता है कि वो बहुत ही तेजी से हील हो रहे हैं। वो सोचता है कि कल के कट्स लगभग पूरी तरह से ठीक हो चुके हैं, सिर्फ थोड़ी देर के कॉन्टैक्ट से ही गाइड की शक्ति असर दिखाने लगी है। ये देखकर वो खुद भी बहुत ज्यादा हैरान हो गया था कि आखिरकार इस गाइड के पास बहुत ज़्यादा शक्ति है, वो बहुत ज़्यादा पावरफुल है। फिर वो युनजी को उठाकर उसके कमरे में ले जाता है। कुछ समय बाद दिखाया जाता है युनजी धीरे धीरे होश में आ जाता है। वो बुरी तरह से हाँप रहा था। तभी सामने एक लड़का पूछता है, क्या आपको पानी चाहिए? वो खुद को इंट्रोड्यूस करते हुए बोलता है, आई एम क्वान हिंसू और मैं इस साल 20 साल का होने वाला हूँ, इसलिए मैं तुम्हें ह्यूंग बोल सकता हूँ। फिर युनजी को उसका नाम लेने के लिए बोलता है, अगर उसे पानी चाहिए तो। युनजी धीरे से उसका नाम लेता है, क्वान हिंसू। तो उसके पास जाकर उसके भाई का नाम पूछने लगता है। वो कहने लगता है कि मैं तुम्हारी प्रोफाइल 30 से ज्यादा बार पढ़ चुका हूँ, हाइट, वेट, जोटिक साइंस, ब्लड टाइप सब याद है मुझे, लेकिन मैं ये सब तुम्हारे मुंह से सुनना चाहता हूँ। उसके बाद उसे युनजी अनकंफर्टेबल हो जाता है। वो पानी लेने से मना कर देता है, लेकिन हिंसू जबरदस्ती इंसिस्ट करने लगता है। उसका बिहेवियर धीरे धीरे क्रीपी और अनस्टेबल लगने लगता है। युनजी डरते हुए कहता है, मत करो, मुझे टच मत करो, लेकिन हिंसू उसकी बात नहीं सुनता है। युनजी महसूस करता है कि उसका शरीर ठीक से मूव नहीं कर पा रहा है। वो समझ आता है कि ये लड़का हिंसू अवेकन साइकिक है। युनजी ट्रेम्बल करते हुए उसकी ओर देखता है और बोलता है, स्टॉप इट, मेरी बॉडी को कंट्रोल करना बंद करो।
लेकिन हिंसू रुकता नहीं है। वो युनजी के पास जाता है, उसके फेस को पकड़ता है और उसे ज़बरदस्ती पानी पिलाने लगता है। वो उसे पूरी बोतल पिलाने लगता है। युनजी उसे बार बार बोलने लगता है कि मुझे छोड़ दो, मुझे ड्रिंक नहीं करना है, लेकिन हिंसू उसे ज़बरदस्ती पानी पिलाता रहता है और फिर उसे पूरी बोतल पानी की पिलाने के बाद ही रुकता है। फिर वो युनजी के फेस को पकड़ता है और फिर बोलता है आई एम रियली सॉरी, क्योंकि ह्योंग मुझे पुश कर रहे थे, मुझे उसके पास नहीं आने दे रहे थे, इसलिए मैंने अपन टेम्पर खो दिया। आई एम रियली सॉरी, मैंने तुम्हारे साथ ऐसा बिहेव किया, लेकिन हमें एक दूसरे को अच्छे से जानना चाहिए। उसकी मुस्कान बेहद डरावनी लग रही थी। युनजी गुस्से से चिल्लाता है तुम आखिरकार चाहते क्या हो मुझसे? हिंसू, क्या तुम्हें किसी को इस हालत में देखने में मज़ा आ रहा है? हिंसू शांत स्वर में बोलता है हाँ मुझे मज़ा आ रहा है, लेकिन यहाँ पर मैं फन करने के लिए नहीं आया हूँ। यहाँ पर मैं मारने और इवेंचुअली साथ में मरने आया हूँ। लेकिन ये डायरेक्टर का बिजनेस है, इससे मेरा कोई लेना देना नहीं है। मैं यहाँ पर ह्योंग को जानने आया हूँ। ह्योंग, हमें एक दूसरे को जानना होगा, हमें एक दूसरे के क्लोज आना होगा। जी हिंसू की बात सुनकर तुरंत उसे पूछने लगता है कि तुम्हारा इस सेंटेंस से क्या मतलब है कि मैं यहाँ पर मारने और साथ में मरने के लिए आया हूँ? आखिर तुम किस चीज़ के बारे में बात कर रहे हो? हिंसू बस उसकी ओर चुपचाप देखता रहता है। फिर वो आगे बढ़कर युनजी को पकड़ता है, उसके कान के पास जाकर धीरे से कहता है वेलकम टू इरावोन, आई विश यू वेल ह्योंग। इतना कहकर मुस्कुराते हुए वो कमरे से बाहर चला जाता है। युनजी वहीं पर बैठा रहता है। उसके दिमाग में अनगिनत सवाल घूम रहे थे, लेकिन किसी का भी उसके पास जवाब नहीं था। वो कांपते हुए मन ही मन में सोचने लगता है। यही मतलब था शिनजी का जब उसने कहा था कि मुझे उसके साथ गेट के अंदर आना होगा। ये बात सोचते ही उसके हाथ डर की वजह से कांपने लगते हैं। उसी समय सीन बाहर शिफ्ट हो जाता है, जहां पर रात के समय था और एक आदमी स्टेशन के पास मौजूद कॉफ़ी शॉप में कुछ पीने के लिए अंदर जाता है। लेकिन अंदर आते ही उसे अचानक बहुत ज़्यादा कोल्ड फील होने लगता है। वो अपने हाथ रगड़ने लगता है, इधर उधर देखने लगता है। तभी एक अजीब सी जोर से आवाज़ सुनाई देती है। वो घबरा कर चारों ओर देखने लगता है और बोलता है कौन कौन है यहाँ पर? आखिरकार स्टेशन में क्या हो रहा है? लेकिन तभी अंधेरे में कुछ हिलता हुआ दिखाई देता है। वो आदमी डर कर पीछे हटने लगता है, कहते हुए बोलने लगता है कि यहाँ पर कोई और भी मौजूद है, लेकिन किसी की आवाज़ नहीं आती है। वो भागते भागते एक स्थान पर पहुंचता है जहां पर कुछ फिगर दिख रही थी। लगता है कि वहां पर कोई और भी है, लेकिन जैसे ही वो फ्लैशलाइट उस पर्सन की ओर करता है, वो देखता है कि वो कोई पर्सन नहीं है, बल्कि एक डरावना मॉन्स्टर है जो एक इंसान को खा रहा था। जैसे ही वो मॉन्स्टर उस इंसान की ओर देखता है, उस मॉन्स्टर को देखकर वो आदमी वहां से भागने की कोशिश करता है, लेकिन वो मॉन्स्टर डरावनी आवाज में बोलता है हाउ सरप्राइजिंग, और जल्दी से उस इंसान को वहीं पर ही मार डालता है। पूरा स्टेशन डरावनी चीखों से गूंज उठता है। फिर इरावोन में दिखाया जाता है जहाँ पर सभी लोग डाइनिंग टेबल पर बैठे हुए थे। युनजी भी वहाँ पर आता है। शिनजी मुस्कुराते हुए उसकी ओर देखता और कहता है डिड यू स्लीप वेल गाइड युनजी। फिर वो बाकी लोगों को देखकर बोलता है एवरीवन, ये इरावोन टीम 1 का न्यू गाइड है, इसका नाम है ब्यूंग युनजी। वहाँ पूरी टीम 1 मौजूद थे, शिनजी, जियोंग त्यान, हिंसू और एक चैन। हिंसू मुस्कुराते हुए हाथ हिलाकर कहता है हेलो युनजी ह्योंग। उसकी स्माइल अभी भी उतनी ही क्रीपी लग रही थी। शिनजी युनजी की ओर देखकर कहता है अब उम्मीद है कि सब लोग अच्छे से मिलजुल कर रहेंगे। फिर सभी डाइनिंग टेबल पर बैठकर खाना खाने लगते हैं। तभी सामने बैठा चैन अचानक गुस्से से शिनजी की ओर देखकर बोलता है शिनजी, क्या तुम सच में पागल हो गए हो? शिनजी बिल्कुल शांत आवाज में बोलता है यस चैन, हाँ। चैन गुस्से से टेबल पर हाथ मारते हुए कहता है मैंने तुमसे कहा था कि हम पहले की तरह किसी गाइड को रेंट कर लेंगे, लेकिन तुम कभी मेरी बात सुनते ही नहीं हो। शिनजी हल्का सा हंसते हुए बोलता है जीज, तुम गाइड को डरा दोगी इस तरह से? फिर चैन सीधा युनजी की ओर देखकर कहता है हे डियर, अपने तरीके से बिहेव करना सीखो। अगर तुम्हें यहाँ सरवाइव करना है तो नजर नीचे रखना सीख लो। ये इरावान है। एक्सक्लूसिव गाइड की जिंदगी बस एक पेट जैसी होती है, एक मालिक से दूसरे मालिक तक भेजा जाने वाला एक पेट। लेकिन युनजी बिना डरे उसकी आंखों में आंखें डालकर देखकर जवाब देता है आपको भी बिहेव करना सीख लेना चाहिए। ये सुनकर चैन चौंक जाता है और बोलता है व्हाट। शांत लेकिन सख्त आवाज में बोलता है क्या ये आपके लिए नॉर्मल है कि किसी के साथ बैठते ही आप उस पर चिल्लाना शुरू कर देंगे? लेकिन चैन स्मिर करते हुए जवाब देता है तुम्हें सच में लगता है कि सिर्फ हमारे साथ बैठने से तुम हमारे बराबर के हो गए हो? तुम्हारा काम यहाँ पर रहना है, हमारा खाना खाना है, पैम्पर्ड होना है, और जब हम वापस आए तो हमें कंफर्ट देना है। यही पेट्स होते हैं। युनजी हल्का सा हंसता है और बोलता है पेट, इससे बेहतर तो लाइफ स्टॉक को ट्रीट किया जाता है। चैन की आंखें ठंडी हो जाती है। लाइफ स्टॉक? तुम्हें पता भी है कि लाइफ स्टॉक को कैसे ट्रीट किया जाता है? और गुस्से के साथ टेबल की सारी प्लेट्स को नीचे फेंक देता है। फिर युनजी की ओर देखकर कहता है मैं तुम्हें खाना खिला रहा हूँ, तुम्हें जगह दे रहा हूँ, और मैं तुम्हारा पानी भी भूल गया। वो पानी का गिलास उठाता है और उसे जोर से नीचे की ओर फेंक कर उसे तोड़ देता है।
युनजी ये देखकर कांपने लगता है। वो शिंजी की ओर देखता है लेकिन शिंजी चुपचाप वहां पर ड्रिंक करता रहता है। कुछ सेकंड बाद युनजी उठता है, वो गिरी हुई प्लेट्स उठाता है और उन्हें चैन के सामने फेंकते हुए कहता है, थैंक यू फॉर टेकिंग सच अ गुड केयर ऑफ अवर लाइफ स्टॉक। क्या यही गुड बिहेवियर है? क्या मुझे भी तुम्हारे साथ वैसा ही बिहेव करना चाहिए जैसे तुम लोग मेरे साथ बिहेव कर रहे हो? इतना कहकर वो वहां से भाग जाता है और बाथरूम में जाकर वॉमिट करने लगता है। युनजी को चैन के साथ इस तरह से बिहेव कर देखकर वो जोर जोर से हंसने लगता है। चैन गुस्से के साथ उसके ओर चिल्लाते हुए बोलता है, तुम हंस क्यों रहे हो? हंसना बंद कर दो। शिंजी अपना मुंह साफ करते हुए बोलता है, बेल, मैंने ये डिनर इसलिए अरेंज किया था ताकि हम सब एक दूसरे के साथ एडजस्ट कर सकें, बट लगता है कि गेट में जाने से पहले ऐसा नहीं कर पाएंगे। चैन तुरंत पूछता है, तुमने अभी क्या कहा? शिंजी जवाब देता है, मैंने कहा कि हमें एडवांस में ट्रेनिंग शुरू कर देनी होगी। गाइड युनजी मेरे साथ मेजरोथ जाएगा। ये सुनते ही चैन शॉक्ड होकर बोलता है, तुम सच में गाइड को अपने साथ एलिमेंटेंट ढूंढने जाने वाले हो? वो वहाँ पर करेगा क्या? बैटल के दौरान वो सिर्फ बोझ बनकर रहेगा। हिंसू भी बोलता है, मैं भी इस आइडिया के अगेंस्ट हूँ। हमें ह्यूंग को गेट के अंदर नहीं ले जाना चाहिए। इस बार मैं हमारे गाइड के साथ ज्यादा समय बिताना चाहता हूँ। शिंजी शांत आवाज में समझाता है, एलिमेंटेंट की शक्ति अवेकेंट लोगों को रैम्पेज करने पर मजबूर कर देती है, लेकिन ये पावर गाइड्स और नॉन अवेकेंट लोगों पर काम नहीं करती है। रैम्पेजिंग तब तक होता है जब तक अवेकेंट व्यक्ति अपनी एबिलिटी जरूर से ज्यादा इस्तेमाल करता है और केवल गाइड ही उन्हें काम डाउन कर सकते हैं। चैन गुस्से से जवाब देता है, फिर भी फिजिकली वो एक सामान्य इंसान जैसा ही है, चाहे उसे जितनी ट्रेनिंग दे दो, लेकिन पिट में घुसते ही वो मर जाएगा। शिंजी बिना एक्सप्रेशन बदले कहता है, जो होगा देखा जाएगा, मैं उसे रोक नहीं सकता हूँ। चैन गुस्से से खड़ा हो जाता है और कहता है, वो शिनजिंग, बकवास करना बंद करो। हो सकता है कि मैंने उसे डराया हो और मुझे फर्क नहीं पड़ता है कि तुम लोग उसके साथ क्या करते हो, लेकिन उसे गेट के अंदर ले जाने के बारे में सोचना भी मत। क्या उसे पता भी है कि एलिमेंटेंट क्या है या मेजरोथ क्या जगह है? शिंजी शांत स्वर में जवाब देता है, मुझे सिर्फ इतना पता है कि मैं उसे गेट के अंदर ले जाकर ही रहूंगा। दांत ग्रीट करते हुए बोलता है, सेंटर ने रिसर्च के लिए स्पेशल फोर्स यूनिट बनाई थी। क्या तुमने उसे बताया कि एलिमेंटेंट ने उन सभी को मार डाला बेरहमी से? वो लोग ऐसा वेकन बनाने का एक्सपेरिमेंट कर रहे थे जो कभी रैम्पेज ना करे, और उनमें तुम्हारे अपने पिता भी शामिल थे। कुछ पल के लिए पूरा रूम शांत हो जाता है। फिर शिंजी धीरे से कहता है, गाइड पहले से एग्री कर चुका है, और अब तुम्हें क्या चाहिए? चैन भी गुस्से के साथ चिल्लाते हुए बोलता है, व्हाट अबाउट अस? हमारा क्या? हम तक तुम्हारे साथ कदम मिलाकर लड़ते रहेंगे। शिंजी शांत लेकिन ठंडी आवाज में जवाब देता है, दैट वॉज द लास्ट टाइम यू कुड कीप अप विद मी। और इतना कहकर वो अपनी वॉच उतारने लगता है। अचानक पूरा रूम का माहौल बेहद डेंजरस हो जाता है। चैन के शरीर से भी डेंजरस ऑरा बाहर निकलने लगता है। वो गुस्से से दहाड़ता है, उसका शरीर बदलने लगता है और वो एक विशाल टाइगर लाइक बीस्ट फॉर्म में आ जाता है। पहले शिंजी की ओर घूरता है और फिर पूरी रफ्तार से शिंजी पर हमला कर देता है और उसके बाजू पर पूरी तरह से काट देता है। शिंजी भी तुरंत पलटकर उस पर हमला करता है। दोनों के बीच बेहद खतरनाक लड़ाई शुरू हो जाती है। उन दोनों को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे दोनों सचमुच एक दूसरे को मार डालना चाहते हो। हिंसू और जोतियान को बिल्कुल शांत बैठे सब कुछ देखते हुए दिखाया जाता है, मानो ये सब उनके लिए कोई नई बात नहीं हो। हिंसू जोतियान से पूछता है, क्या तुम भी इसके बीच में जाना चाहते हो? जोतियान अपनी नजर हटाते हुए जवाब देता है, प्लीज मुझे इंटरप्ट मत करो, मुझे इस चीज से दूर ही रखो। उन दोनों का बिहेवियर देखकर साफ पता लग रहा था कि टीम 1 में ऐसे वायलेंट फाइट्स आम बात है, और यहीं पर सामने वो लगातार फाइट करते जा रहे थे एक दूसरे के साथ। कुछ देर बाद चैन वापस अपनी ह्यूमन फॉर्म में आ जाता है। वो पूरी तरह से घायल था। शिंजी भी काफी घायल हो चुका था, लेकिन उसके चेहरे पर अब भी बहुत ही अजीब सी मुस्कान थी। चैन गुस्से से सांस लेते हुए बोलता है, जो चाहे वो करो, यू क्रेजी बास्टर्ड। फिर शिंजी हिंसू और जियोंगत्यान की ओर देखता है और पूछता है, क्या तुम दोनों भी फाइट करना चाहते हो? हिंसू तुरंत अपने दोनों हाथ खड़े करते हुए बोलता है, आई सरेंडर, सो सॉरी, मैं बीच में नहीं आना चाहता हूँ। जियोंगत्यान भी शांत स्वर में कहता है, तुम जो चाहो वो करो, मुझे बीच में मत लाओ। बहुत ज्यादा हैप्पी हूँ कि हम सभी एक एग्रीमेंट पर पहुंच गए, भले ही वो एग्रीमेंट जबरदस्ती वाली थी। चैन झुंझलाकर बोलता है, हर दिन आखिरकार मुझे ही क्रेजी क्यों दिखाया जाता है? शिंजी बस हंस देता है। फिर कुछ देर बाद वो शांत कमरे में जाकर बैठता है। तब उसके पास किसी का कॉल आता है। फोन की दूसरी तरफ से आवाज आती है, डायरेक्टर शिंजी, मैं लेफ्टिनेंट जनरल बिग च्यूल सियोंग बोल रहा हूँ। ये अवेकेंट हेडक्वार्टर का कमांडर था, जो प्रेस कॉन्फ्रेंस देखकर बहुत ज्यादा गुस्से में आ गया था। शिंजी हल्की मुस्कान के साथ जवाब देता है, लेफ्टिनेंट जनरल, आप अभी भी जिंदा और ठीक हैं। कमांडर गुस्से से बोलता है, क्यूट बनने की कोशिश मत करो डायरेक्टर बू।
शिनजी आराम से बोलता है, तो फिर बताइए कि आपने मुझे कॉल क्यों किया है। कमांडर गुस्से से बोलने लगता है, उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बारे में। क्या तुमने सोचा भी है कि तुम्हारी चाइल्डिश हरकतों का कोरिया पर क्या असर पड़ेगा। हमने ये सब ग्रेटर गुड के लिए कॉन्फिडेंशियल रखा था। दशकों की रिसर्च के बाद भी हमें म्यूटेंट्स के बारे में लगभग कुछ भी पता नहीं कर पाए हैं। वे कब और कहाँ प्रकट होंगे इसका भी कोई अंदाजा नहीं है। जब वो आते हैं लोग या तो मारे जाते हैं या रैम्पेज पर चले जाते हैं। ऐसे में देश कैसे ठीक चलेगा और इस मास पैनिक की जिम्मेदारी कौन लेगा। शिनजी ठंडी आवाज में जवाब देता है, म्यूटेंट को सीक्रेट रखने का फैसला नेशन ने नहीं किया था, लेफ्टिनेंट जनरल ने लिया था। सही कहा ना। कमांडर कुछ पल चुप रहता है, फिर वो धीरे से पूछता है, वो शिनजी आखिर तुम चाहते क्या हो। उसी समय दिखाया जाता है कि युनजी भी कमरे में मौजूद था। शिनजी उसे अपने ओर बुलाता है और युनजी भी शिनजी के सामने आकर खड़ा हो जाता है। शिनजी को कॉल पर बात करते देखकर युनजी बोलता है कि मुझे लगता है कि तुम अभी इस समय बिजी हो, मैं बाद में आता हूँ। लेकिन जैसे ही युनजी मुड़ने लगता है, वहाँ से जाने लगता है, शिनजी उसे पकड़ता है और अपनी गोद में बिठा देता है। फोन पर कमांडर बोलता है, मैं बहुत समय से चुप हूँ, हालात लगातार बदतर से बदतर होते जा रहे हैं। हुआंगगैन ब्रिज डिजास्टर के सारे विटनेस मर चुके हैं और जिंगराम डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर को एक F क्लास हंटर की रैम्पेज घटना बताकर छिपा दिया गया। अगर कोई सर्वाइवर सामने आ गया तो क्या होगा। शिनजी ये सारी बातें कमांडर को बताने लगता है। ये सुनते ही युनजी हल्का सा कांप जाता है। कमांडर आगे बोलता है, अगर ब्रिगेडियर जनरल वू यानी कि शिनजी के पिता अभी भी जिंदा होते तो वो तुम्हारे इस बिहेवियर को कभी भी टॉलरेट नहीं करते। शिनजी स्मिर करते हुए जवाब देता है, अगर मेरे फादर जिंदा होते तो मैं खुद उसे दोबारा से अपने हाथों से मार डालता। इतना कहकर वो फोन काट देता है। फिर वो मुस्कुराकर युनजी की ओर देखता है और पूछता है, तुम कल डिनर से इस तरह से भाग क्यों गए थे। युनजी धीरे से बोलता है, दैट कॉल वो किसके बारे में था। क्या उसका हैंगुआन ब्रिज इंसिडेंट से कोई संबंध है। लेकिन शिनजी उसके सवाल का जवाब नहीं देता है। वो बस कैजुअली पूछता है, क्या तुम्हें खाना पसंद नहीं आया था। मुझे नहीं पता था कि तुम्हें क्या पसंद है, इसलिए मैंने अपनी प्रेफरेंस के हिसाब से ऑर्डर कर लिया था। फिर पूछता है, क्या सेंटर जानबूझकर सब कुछ छिपा रहा है, ऐसा वो क्यों कर रहा है। शिनजी उसकी ओर झुकते हुए धीरे से बोलता है, गाइड ब्योंग युनजी, अगर तुम मेरी बातों को इग्नोर करते रहोगे तो मेरी फीलिंग हर्ट हो जाएगी। युनजी तभी शिनजी से दूर होने लगता है, लेकिन उसका ध्यान शिनजी के हाथों पर जाता है, जहाँ पर फाइट के दौरान उसे बहुत ज्यादा चोटें आ गई थी। चोट को देखकर युनजी शिनजी से पूछता है, क्या तुम्हें गाइडिंग की जरूरत है। तुम्हें गाइडिंग की जरूरत है। लेकिन शिनजी बोलता है कि मैं पहले से बहुत ज्यादा बेहतर फील कर रहा हूँ। तो युनजी जवाब देता है, अगर ऐसा है तो मुझे यहाँ से जाना चाहिए। शिनजी मुस्कुराकर जवाब देता है, लेकिन तुम्हारा ये एक्सप्रेशन देखकर शायद मुझे अभी गाइडिंग चाहिए। फिर वो उसकी ओर देखते हुए धीमी आवाज में कहता है, तुम्हें अपने भाई की याद है राइट। अपने भाई का नाम सुनते ही युनजी का शरीर फिर से कांपने लगता है। शिनजी उसे उसका माउथ ओपन करने के लिए बोलता है और युनजी उसकी बातों को मानने लगता है। अपने भाई को याद करते हुए वो अपना माउथ ओपन करता है और शिनजी उसे डेस्परेटली किस करने लगता है। ये पार्ट यहीं पर एंड होता है। आई होप आप सबको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। इफ़ यू लाइक प्लीज लाइक शेयर एंड कमेंट इन दिस वीडियो एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।